नमस्कार, मैं हरिराम किवाड़ा और आज जेवीपी मीडिया ग्रुप में खास चर्चा के रूप में हमारे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और वर्तमान में एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के आईजी के रूप में कार्य कर रहे आदरणीय श्री सवाई सिंह गोदारा साहब, जो एसीबी राजस्थान में एक्टिवली भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ट्रैप की कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से एक आम जन को राहत देने का कार्य कर रही है। राजस्थान पुलिस का एक ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, और उसी को सार्थक करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। पिछले दिनों भी कई सारी कार्रवाई ऐसी हुई कि आम जन में ये लगा कि हाँ, ऐसी भी सही रूप में कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है। तो सर सवाई सिंह जी गोदारा साहब से हम जानेंगे कि किस तरीके से एसीबी काम कर रही है। एसीबी की एक बेसिक कार्य प्रणाली जो कॉमन मैन के समझ में आ सके, वो एक पुलिस का ही एक पार्ट है, लेकिन जनरल पुलिस से कुछ विशेष कैसे है? भ्रष्टाचार एक समाज में बहुत बड़ी बुराई है और ये एक दीमक के समान है जो सिस्टम को या शासन तंत्र को खोखला करता है। हमारी राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी राज्य सरकार के मैंडेट को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। प्रथमतः मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार ब्यूरो ट्रैप केसेस में कार्रवाई करता है, जिसमें हम व्यक्ति को, लोक सेवक को रंगे हाथ ट्रैप करते हैं। उसमें पहले परिवादी को सूचना देना होता है। सूचना देने के बाद में हम हमारे लेवल पे टेक्निकली उसका वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं और सत्यापन करने के बाद में उस व्यक्ति को, लोक सेवक को ट्रैप करते हैं। दूसरा, अगर आपके आसपास या आपके ध्यान में ऐसा कोई लोक सेवक है जिसने अपने ज्ञात स्रोत से बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स, मकान, फार्म हाउसेस, गाड़ियाँ, ज्वेलरी, बैंक अकाउंट्स, तो आप उसका हमें प्राथमिक सूचना दे सकते हैं। उसको हम डेवलप करके उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा करते हैं। तीसरा, हम पदीय हैसियत के दुरुपयोग के मामलों में भी जांच करते हैं, परंतु वर्ष 2018 जुलाई के बाद पीसी एक्ट में संशोधन हो गया है और एक नया सेक्शन 17A जोड़ा गया है। तो ऐसे मामलों में हमें जांच शुरू करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन प्राप्त करने के बाद हम ऐसे पदीय हैसियत के मामलों में कार्रवाई करते हैं। पदीय हैसियत के दुरुपयोग के मामले, जैसे किसी सरकारी संपत्ति को बेचैन कर दिया या टेंडर जारी करने में अनियमितता कर दी या प्लॉट्स जैसे काट के पंचायत के आपने अनियमित तौर से लोगों को बांट दिए, जिससे राजस्व का सरकार को नुकसान हो और व्यक्ति विशेष को फ़ायदा हो। अभी हमारे ब्यूरो बहुत अच्छी तरह काम करे, हमारा आउटरीच बहुत ज़्यादा लोगों तक होए, इसलिए हम जन जागरण के अभियान चलाते रहते हैं। हम लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई आपको किसी भ्रष्ट लोग के खिलाफ शिकायत है तो आगे आकर आप हमें बताएं। एसीबी टू पब्लिक डायलॉग के रूप में क्या कुछ संस्थाएं, व्यक्ति, कॉमन मैन भी इस तरीके के आयोजन करके आपको बुला सकते हैं, या फिर वो इवेंट्स केवल एसीबी की तरफ से ही कैलेंडर के अनुसार डिसाइड होते हैं? नहीं, बुलाने में भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु हमारा क्या है कि हम जिला मुख्यालय पे, उपखंड मुख्यालय पे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो पीड़ित हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्हें आमतौर पे लोक सेवकों को रिश्वत देके काम कराना पड़ता है, ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, हमारी बात रखते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का साथ दें और भ्रष्टाचार की शिकायत दें। चूँकि इस संबंध में राज्य सरकार ने परिवादी के प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक सर्कुलर जारी किया है गृह विभाग ने, और उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि यदि परिवादी का कोई जायज़ काम है तो ट्रैप कराने के बाद में आशंका ये रहती है कि उसको
उस विभाग में वापस घुसने नहीं दिया जाता या उसे बहुत तिरस्कृत कर दिया जाता है या उसका काम नहीं होता, तो इस संबंध में एक गृह विभाग ने सर्कुलर जारी किया है और उसमें गृह विभाग ये इंश्योर करता है सभी विभाग से कि उसका जायज़ काम हो। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमने हर यूनिट के लेवल पे सजग ग्राम योजना शुरू की है। एक गांव को हमने चिन्हित किया है, उस गांव में हम 2 काम करते हैं। एक तो ये कि हमारा प्राथमिक मकसद है कि वो गांव भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त हो। दूसरा, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो योजना है, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जिसमें वंचित तक फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए या कौन लोग लाभार्थी हो सकते हैं और कौन उसके लिए एलिजिबल है, इस बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके उस वंचित व्यक्ति या जो वास्तव में लाभार्थी हो सकता है और उस योजना का लाभ ले सकता है, उसको जागरूक करके उसके साथ समन्वय स्थापित कराते हैं। सर, एक ये जनरली कॉमन ऐसा रहता है कि साहब कई बार ट्रैप की कार्रवाई किसी की झूठी शिकायत के आधार पर हो गई, तो बहुत से ऐसे समाज में और कॉमनली इस तरीके की बातें होती है, तो किस जैसे जो ट्रैप की कार्रवाई होती है उसमें क्या कभी ऐसी त्रुटिवश ऐसी कार्रवाई भी हो जाती है जिसमें कि जो आरोपी है वो झूठा भी फंसा जा सकता है, ऐसी कोई संभावना रहती है? देखो, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था मेरी बात बोलते हुए सर कि शिकायत के बाद हम हमारे स्तर पर वेरिफिकेशन कराते हैं, उसका सत्यापन कराते हैं जी। और जब मांग बहुत स्पष्ट होती है रिश्वत की, तभी हम आगे बढ़ते हैं। परंतु ये बात भी सत्य है कि कदाचित मामलों में सावधानी नहीं रखने से कुछ ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि किसी निर्दोष के फंसने की भी संभावना बनती है। परंतु उसके बाद जब हमारा केस दर्ज होता है तो उसके बाद में मुख्यालय स्तर पर हमारे पास विधि विशेषज्ञ हैं, अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट हैं, राजस्व मामलों के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उसकी हर स्तर पर बहुत ही महीन बारीकी से समीक्षा होने के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रकरण लेके जाएं। तो इतना कुछ होने के बाद मैं मानता हूं कि किसी के खिलाफ, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना बहुत ही क्षीण हो जाती है, परंतु यूनिट लेवल पे कुछ संभावनाएं रह जाती है। किसी भी सिस्टम में आप परफेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते। जी। आपने कुछ टोल फ्री नंबर्स दे रखे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे नंबर भी जारी कर रखे हैं जनहित में, तो वो कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अपनी शिकायत को सीधा मुख्यालय तक भी पहुंचा सकता है? मैं यही कह रहा हूं कि हमने जो आउटरीच बढ़ाने के लिए, पब्लिक में आउटरीच बढ़ाने के लिए हमने जो किया, तो राज्य सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करी है। उसका नंबर है 1064। तो उसमें आपको किसी यूनिट तक, हमारी जो एसीबी का ऑफिस है, यूनिट है, वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 1064 डायल करें और 1064 डायल करते ही उस पर हमारा राउंड द क्लॉक व्यक्ति रहता है, 24x7 हमारी सर्विस रहती है और उसमें एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी रहता है और वो उस सूचना को वरिष्ठ लेवल पे शेयर करता है और उस इन्फॉर्मेशन को हम संबंधित यूनिट या संबंधित यूनिट के, अगर परिवादी कई बार कहता है कि भाई लोकल यूनिट से मुझे नहीं कराना है, तो हम किसी दूसरी यूनिट को देके और उस पर कार्रवाई कराते हैं। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, वो है 9413502834। इस नंबर पे हमें ऑडियो, वीडियो, किसी तरह की रिश्वत के लेन देन के संबंध में या आम जन के ध्यान में अगर ऐसी कोई गतिविधि आती है जो लगता है जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो उसका ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स आप भेज सकते हैं और उनका परीक्षण करने के बाद हम संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संस्थित करते हैं। एक सर लास्ट है, पब्लिकली मैसेज किस तरीके से लोग अलर्ट रहें, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो और एक जवाबदेही के साथ लोग ईमानदारी के साथ कार्य करें, इसको लेके सबके लिए आपका संदेश? देखो, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोषी है। तो जब तक
हम भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ फेंकने या नष्ट करने के लिए कृत संकल्प नहीं होंगे और हम इस बात के लिए इंतज़ार करेंगे कि दूसरा एक व्यक्ति जो कर रहा है तो मेरा काम नहीं होगा तो मैं मेरा काम निकलवा लूँगा और अब आगे देखी जाएगी। तो ये जो टालने की नीति है वो अच्छी नहीं है। यदि सभी लोग ये तय कर लें कि हमें किसी तरह से रिश्वत नहीं देनी है तो बिल्कुल हम इस रिश्वत के खेल का या भ्रष्टाचार का हम समूल नाश कर सकते हैं। और इसके लिए पब्लिक को आगे आना होगा। सिर्फ सरकारी प्रयास नाकाफ़ी है या सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपने स्तर पर जन जागरूकता करके या आगे बढ़ के आउटरीच बढ़ा के अपने स्तर पे प्रयास करके बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकता। आवश्यकता है जन जागरण की, पब्लिक को इसका साथ देने की और भ्रष्टाचार के विरोध में उठ खड़ा होने की। आपकी कार्यप्रणाली को लेकर, आपके डायनामिक के पर्सनैलिटी को लेकर लोगों की ये उत्सुकता भी रहती है कि सर के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी कार्यशैली, उनका डेडिकेशन, उनकी वर्किंग स्टाइल, इन सब के बारे में भी यूथ की विशेष रूप से जो मेरे पास कई लोगों की उत्सुकता भी आई कि सर का एक स्पेशल इंटरव्यू उनकी बायोग्राफी को लेकर। तो सर बेसिकली आप पुलिस सर्विस में किस तरीके से बैकग्राउंड जो आपकी पढ़ाई का या पृष्ठभूमि जो रही है पारिवारिक, उसको लेकर के एक बार। देखो, मैं राजस्थान के सीमांत ज़िले जैसलमेर का रहने वाला हूँ और एक सामान्य किसान परिवार से हूँ। मेरी सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है वो गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया कॉमर्स में और उसके बाद मैंने राजस्थान पुलिस सेवा में आया और पिछले 30 से ज़्यादा वर्ष से मैं राजस्थान के कमोबेश 20 से ज़्यादा ज़िलों में डिप्टी एसपी लेवल पे, एडिशनल एसपी लेवल पे, एसपी लेवल पे, डीआईजी लेवल पे और अभी मैं आईजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने काम किया है। मूल रूप से बात यह है कि शुरुआती जो जीवन का संघर्ष है जी सर, वो हमें मजबूत बनाता है, संघर्षशील बनाता है, ठीक बनाता है। क्योंकि जो समस्याएं आम जन के साथ घटित होती है, मैं पुलिस के संदर्भ में बात करूं तो गाँव में लोगों के साथ क्या प्रताड़ना होती है, अपराध किस ढंग से होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी समझ होती है क्यों आप बहुत नज़दीक से उसको देखते हैं। तो अगर आपने उसको नज़दीक से देखा है तो उसका समाधान भी आप मेरे हिसाब से बहुत ठीक ढंग से कर पाते हैं। दूसरा, शुरुआत में अब जैसलमेर जैसे ज़िले में जहाँ बहुत ही सीमांत ज़िला है, वहाँ एजुकेशन का भी इतना उस समय में नहीं था, तो वहाँ जीवन ही एक संघर्ष है। तो उस परिस्थितियों में आप अपने आप को तैयार करते हो तो नेचुरल है कि आप किसी भी परिस्थिति में काम करने में अपने आप को कहीं असहज नहीं पाते। तो नेचुरल जो संघर्ष है वो पोटेंशियल डेवलप करता है और उसी क्षमताओं को आपने विकसित किया है। जब सर आप राजस्थान पुलिस सेवा में आए तो हर तरह के इलाके में आप रहे हैं, 20 जिले से अधिक में आप सेवाएं दे चुके हैं। तो जनरली आपका उधर का कल्चर या ऑल ओवर राजस्थान के अलग अलग जो संस्कृति के अनुसार भी आप देखा होगा नज़दीक से, अपराधों की भी कई सारी श्रेणियाँ, कई तरह की प्रवृत्ति आपने देखी होगी। किस तरीके से समाज में अपराधों को रोका जा सकता है, महिलाओं के अत्याचारों को नियंत्रित किया जा सकता है, या कॉमन जो आजकल पारिवारिक गृह कलह इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या पुलिस उसमें किस तरीके से भूमिका निभा सकती है या फिर स्वयं व्यक्ति के स्तर से, घर परिवार से इनकी शुरुआत हो? देखो, अपराध अलग अलग श्रेणी के हिसाब से होते हैं। जी। पहली तो आपको यह है कि जो पब्लिक प्लेसेस पे जो अपराध होते हैं जी। तो पब्लिक प्लेसेस पे जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो बहुत आवश्यक है और आपकी इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पब्लिक प्लेसेस पे जो अपराध हैं उनको अगर रोकना है तो आपको निरोधक उपाय करने होंगे, प्लस आपको जनता में मैसेज देना होगा कि अपराधी के खिलाफ हर हालत में कार्रवाई होके रहेगी। वो किसी भी तरह के लोभ, लालच या बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, तो अपराधी अपने आप अपराध नहीं करेगा
और आप अपराधों पर बहुत अच्छे से अंकुश लगाने में सफल रहेंगे। परंतु अगर जनता में ये संदेश होता है कि कोई भी जो लॉ एग्जीक्यूशन मशीनरी है वो किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित होती है या किसी लोभ लालच से प्रभावित होती है, तो इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और अपराधी अपराध करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है आपकी अपराध और अपराधियों के खिलाफ इच्छा शक्ति, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावित नहीं होने का आपका आत्मबल। उससे काफ़ी चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। सर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में 30 वर्षों की सेवा में किस तरीके की चुनौतियाँ आपने देखी है? क्योंकि पुलिस का तो ऐसा जिसमें 24 घंटे कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबक सिखाया हो? नहीं, किस इंसिडेंट की बात करें। अब 30 साल में मैंने कहा ना 20 से ज़्यादा ज़िलों में काम करने का मेरा तजुर्बा है, तो हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती है। आप आदिवासी क्षेत्र में हैं तो उसकी अलग समस्या हैं, आप बीकानेर संभाग में हैं तो उसका अलग है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है, इन सिटीज़ में जब मैंने काम किया तो उनकी अपनी समस्याएं अलग तरह की होती है। मारवाड़ की अपनी अलग तरह की है, मेवाड़ की अपनी है, हाड़ौती की अपनी है। तो समस्याएं चाहे कोई सी हो, समस्याएं चाहे कहीं भी हो, व्यक्ति अगर कानून लागू करने वाली एजेंसी के सदस्य के तौर पर दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है और उसमें प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो किसी भी तरह की समस्या से पार पा सकता है और किसी भी तरह का जो चैलेंज है उसको बीट आउट करने में सफल रहता है। सर, एक में कोटा जब आप एसपी थे तो उस समय बच्चों का एक सुसाइड केस हुआ, उसके बाद आप लोग अलर्ट हुए, सरकार भी ने भी एक्शन दिखाया और तत्कालीन सीएम और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी के आपने आर्ट ऑफ लाइफ को लेके बच्चों में एक मोटिवेशनल डेवलप करने के लिए इनोवेशंस किए। वो दौर किस तरीके का था, किस तरीके से आपने विवेक से कुछ इनोवेशंस कोटा को दिए जिसको आज भी लोग याद करते हैं? देखो, ये बच्चों में जो सुसाइडल टेंडेंसीज है या जो स्ट्रेस है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। चूँकि पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं जी, और बच्चों में पोटेंशियल है या नहीं है इसके बावजूद भी हम उन पे कुछ चीज़ें थोपते हैं। तो जब थोपते हैं तो बच्चा स्ट्रेस में आता है और वो आपकी जो एक्सपेक्टेड अपेक्षाएं हैं उस अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पाता और सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेज देते हैं। बहुत बच्चे जो सुसाइड करते थे वो अपने सुसाइड नोट लिख के जाते थे, तो उसमें ऐसी चीज़ें लिखते थे कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि भाई मेरे फादर ने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने भेजा ही क्यों। आई हैट मैथमेटिक्स, आई लाइक ह्यूमैनिटीज़, आई लाइक आर्ट्स। तो ऐसे बच्चे पे आप पहले थोपते ही क्यों ऐसी चीज़ें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कोचिंग सेंटर में भेजते हो बच्चे को और उस कोचिंग सेंटर की अगर कैपेसिटी 50,000 है या 25,000 है, तो प्राइमरी लेवल पे इनिशियली स्टेज पे हम उनके पीरियडिकल्स टेस्ट लेते हैं और वो कोचिंग सेंटर जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में उस बच्चे को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो जो टेस्ट लेते रहते हैं तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं उनको छांट के अलग करते रहते हैं और जो कम टैलेंट वाले हैं वो पीछे हटते जाते हैं। और कोचिंग में सभी कोचिंग सेंटर पे आरोप नहीं लगाता, बट मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर जो बहुत ही टैलेंटेड और ऊपर जो मक्खन की तरह छंट के आते हैं उन पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहुत स्टाइपेंड देते हैं, उन पे बहुत खर्चा करते हैं और बहुत अच्छी फैकल्टी से उनको तैयार करते हैं, क्योंकि वही उनके ब्रोशर पे छपते हैं। तो उस बच्चे को जो 25,000 में पहुंच जाता है उसको अपने आप में ही स्ट्रेस हो जाता है कि मैं इस दौड़ में कहीं नहीं हूँ, और घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हें परफॉर्म करना था, तो बच्चा डेफिनेटली सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है। नंबर 2, बच्चा घरेलू माहौल में परवरिश होती है, अच्छा खाना मिलता है। अब वही बच्चा जब पेइंग गेस्ट में जाता है, हॉस्टल्स में रहता है या उसके टिफ़िन सर्विस से खाना खाता है,
तो कई बार बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उससे ही वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तीसरा, बच्चे आपस में, ये ऐसा उम्र होता है 16 से लेकर 20 साल का कि उसमें ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। तो कई बच्चे इस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उस दिशा में चले जाते हैं और पढ़ाई से वो डाइवर्ट हो जाते हैं और उसमें एक दूसरे के प्रति चीटिंग से ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिनसे बच्चे उस स्टेज तक बढ़ते हैं। तो मेरा आग्रह सभी से रहता है कि जो पेरेंट्स हैं, बच्चे में क्या पोटेंशियल है, उसके क्या हॉबीज़ हैं या वो क्या चाहता है, उसको बहुत ही तय करने के बाद में उसको उस दिशा में भेजें। कोचिंग सेंटर डेफिनेटली, पढ़ाई एक धंधा नहीं है, ये बिज़नेस नहीं है, तो उसको बिज़नेस के तौर पे नहीं लेके हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो देश के निर्माण में आगे बढ़ेगी, उसको तैयार करने में अपना जो योगदान है उसको एक बहुत ही यज्ञ की तरह दें। मैं मानता हूँ यज्ञ में आहुति की तरह दें, तो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी शुरू होएगी और बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक बातें आप सबने सुनी। और सर, एक युवाओं के लिए एक आपका मैसेज कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की चाहे तैयारी कर रहे हैं, जैसे ऑफिसर्स को देख के इंस्पायर होते हैं, स्कूलों में जब हम जाते हैं तो बच्चे कहते हैं आप क्या बनना चाहते हो, कि हम पुलिस बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग उस रूप में बनना चाहते हैं। तो क्या एक काबिल पुलिस अफसर बनने की किसी की तमन्ना हो तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि उसका सपना पूरा हो सके? देखो, आज की तारीख में कोई भी रिक्रूटमेंट है, हमारे राजस्थान पुलिस में 4 स्तर पर रिक्रूटमेंट होता है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएस और आईपीएस, 4 लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होता है। तो इन चारों लेवल पे आपको कंपटीशन से ही आना होता है, चाहे वो फिजिकल कंपटीशन है, मेडिकल कंपटीशन है या आपका लिखित परीक्षा का है। तो कंपटीशन मतलब कंपटीशन, दी हुई स्थिति में आपको इक्वल प्ले फील्ड पे परफॉर्म करना पड़ता है। ये एकेडमिक्स नहीं है कि भैया आपको 80% नंबर लाने हैं या 70% लाने हैं, नहीं। आपको अगर 100 मीटर की दौड़ में अगर दौड़ाना है तो पहले 5 जो सेलेक्ट करने हैं, तो पहले 5 में जो आएंगे वही सेलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन कुछ भी छोटा नहीं होता। आप एकेडमिक्स से नहीं डरे। किसी बच्चे का ऐसा है कि भाई मेरे एकेडमिक्स में मैं 2nd डिवीज़न हूँ, मैं कहाँ टिकूँगा, या कोई गोल्ड मेडलिस्ट है वो तो सेलेक्ट हो ही गया, ये धारणाएं बिल्कुल गलत है। आपको आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, आपको सही दिशा की आवश्यकता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है और आप एक अपना ध्येय लेकर उस पर मेहनत करके अपना 100% दे के अगर आप आगे बढ़ते हो तो सफलता आपको रोक नहीं सकती, आप सफल होंगे। तो निश्चित रूप से सफलता के सूत्रों से लेके आपकी लाइफ के बारे में, आपके संघर्षों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में और आम जन को संदेश के बारे में आदरणीय सवाई सिंह जी गोदारा साहब से ये सारी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना महत्वपूर्ण समय देने। थैंक यू।